तो ये कॉमिक्स की स्टोरी अबाउट बैटमैन 2009 में आई थी। इसको लिखा था नील गेमन ने, जो क्रिएटर है सैंडमैन के भी, और इसका नाम है व्हाटएवर हैपेंड टू द केप क्रूसेडर। और ये काफी अलग और काफी अच्छी एक स्टैंड अलोन 2 पार्ट के अंदर कॉमिक्स है। तो शुरू करते हैं। तो शुरुआत इसकी कुछ इस तरीके से होती है। सबसे पहले इसमें एंट्री होती है सेलिना काइल की, जी हाँ, कैट वुमन की। तो कैट वुमन एक एली के अंदर आती है और एक टूटे फूटे क्लब के अंदर विजिट करती है, जहाँ पे सिर्फ एक बारटेंडर होता है और उसके अलावा वहाँ पे कोई भी नहीं होता। बट सेलिना उसको पहचान जाती है और वो भी सेलिना काइल को देख के ही बोलता है कि मैम आप पीछे जा सकती हैं, वहाँ पे सब आपका इंतजार कर रहे हैं। जब वो पीछे जाती है तो उसे सबसे पहले मिलता है एल्फ्रेड, ब्रूस का बटलर, और वो तब यही बोलती है कि मुझे नहीं लगता था कि ये दिन भी कभी आएगा और हम ऐसे मिलेंगे। और एल्फ्रेड कहता है कुछ भी हो, अब ये दिन है तो है। और वहाँ सामने कॉफिन में बैटमैन की लाश होती है। अगला कैरेक्टर जो एंटर करता है वो था हार्वी डेंट, टू फेस। यहाँ पे जब वो आता है तो वो अपने स्टाइल में आता है, और फिर जेम्स गॉर्डन, उसकी बेटी, फिर रिडलर और दूसरे भी कैरेक्टर्स। तभी वहाँ एंट्री होती है जोकर की, जी हाँ, जोकर। और रेजल गुल भी वहाँ मौजूद होता है। जितने भी मेन विलन थे वो सभी वहाँ पे थे। वहाँ पर पेंगुइन भी था, हार्ली क्विन, वहाँ पे डिक ग्रेसन भी था, जो कि बाद में नाइटविंग भी बनता है। सबसे पहले ऑबिचुरी के लिए सेलिना काइल आती है, तो वो बताती है कि वो कैसे बैटमैन से मिली, और उसको बैटमैन समझाता है कि तुम कुछ और क्यों नहीं करती, सिर्फ क्राइम का ही तुम्हारे पास रास्ता नहीं है, तुम कुछ और भी कर सकती हो, तुम क्राइम रोक सकती हो, मुझे एक पार्टनर भी चाहिए। बट लेकिन वो उसके साथ पार्टनर अप करने से मना कर देती है, लेकिन तब भी वो क्राइम रोकती है। क्यों ना हम ये सब छोड़ दें और कहीं दूर चले जाएं। बट बैटमैन इस चीज को नहीं मानता, तो सेलिना काइल भी वहां से चली जाती है उसको छोड़कर। और सेलिना बाद में एक पेट शॉप खोलती है जहाँ पे वो बिल्लियां बेचती थी। लेकिन एक दिन वहाँ बैटमैन जख्मी हालत में पहुंचता है और सेलिना उसको देख के हैरान हो जाती है और देखती है काफी उसका खून बह चुका है, लेकिन वो खून इतना ज्यादा बह चुका है कि अब कुछ फायदा नहीं होता। और इस तरीके से बैटमैन मरता है सेलिना के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर एल्फ्रेड आता है। एल्फ्रेड अपनी ऑबिचुरी देता है और बताता है, उसे खत मिलता है अपने पिताजी का। उसके पिता की तबीयत बहुत खराब है कि वह जल्दी आ जाए। बट लेकिन जब तक वो पहुंचता है तब तक उसके पिता की डेथ हो चुकी होती है। बट लेकिन वहाँ पर वो देखता है कि थॉमस वेन ने उसके पिता का कितना ख्याल रखा था, तो वो भी वहीं पे ही काम शुरू कर देता है एज अ बटलर। लेकिन कुछ टाइम बाद वो हादसा होता है जहाँ पे थॉमस वेन और मार्था मरते हैं और ब्रूस वेन अकेला हो जाता है। एल्फ्रेड वहाँ पे होता है और एल्फ्रेड से देखा नहीं जाता कि ब्रूस कैसे अकेला होता जा रहा है, सबसे कटता जा रहा है, ना इसे कोई भी पसंद है, ना वो कुछ करना चाहता है अपनी लाइफ में, और उसका ऑब्सेशन हो जाता है क्रिमिनल्स को खत्म करने का। लेकिन एल्फ्रेड नहीं चाहता था कि ब्रूस के साथ कुछ बुरा हो, और ब्रूस एक विजिलेंटी की तरह क्राइम से लड़ना शुरू कर देता है। और कई बार एल्फ्रेड उसको जख्मी हालत में पाता है, लेकिन वो ये भी नोटिस करता है कि जब से वो क्राइम से लड़ने लगा है तो उसमें कुछ एक पर्पस है, और उसे लगता है कि शायद इसे यही करना चाहिए। तभी एल्फ्रेड को अपना एक पुराना दोस्त थिएटर का मिलता है जिसका नाम होता है एडी। जब वो उसके साथ बैठा होता है तो एडी बताता है कैसे उसकी नौकरी चली गई और अब उसे एक्टिंग करने को नहीं मिलती। तो वो सोच रहा है कि वो क्या करे। तभी एल्फ्रेड को एक आइडिया आता है और उसको वो बोलता है मेरे पास एक आइडिया है। तो उसको वो एक कैरेक्टर बताता है, वो होता है रिडलर का, और रिडलर का नाम एल्फ्रेड उसको देता है कि तुम एक काम करो, रिडलर बन जाओ। और फिर वो ये भी पाता है कि अब एक के बाद एक नए चैलेंजेस जैसे ही ब्रूस को मिलते हैं, ब्रूस का इंटरेस्ट बढ़ जाता है और उसको एक नया पर्पस मिल जाता है। इस तरह से वो बैटमैन को बचाता है, लेकिन तब भी उसे लगता है कि कुछ ना कुछ तो कमी है, उसे एक नेमेसिस चाहिए ब्रूस को जो उसके इक्वल हो। तब एल्फ्रेड खुद अपना मेकअप करता है और बनता है जोकर, जो कि उसका होता है परफेक्ट नेमेसिस, और जो कुछ टाइम तक ब्रूस को काफी उलझाए रखता है और उसे शेल में नहीं जाने देता। लेकिन चाहे नाटक ही क्यों ना हो, ब्रूस तब भी एक अच्छा डिटेक्टिव ही था। तो उसे एक दिन एल्फ्रेड की विग मिल जाती है और वो उसको दिखा के बोलता है इसका मतलब क्या है एल्फ्रेड, और एल्फ्रेड उसको सब सच बता देता है। सब जानने के बावजूद भी मानता नहीं है और वो कहता है कि मुझे तो ईविल से लड़ना ही है, मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है। तभी खबर आती है कि रिडलर ने कुछ बच्चों को एक चिड़ियाघर के अंदर हॉस्टेज बना रखा है, और बैटमैन वहाँ पे पहुंचता है और उसको उसके नाम से पुकारता है, एडी के नाम से। लेकिन रिडलर उसको एडी के नाम से नकार देता है, कहता है ये मेरा नाम नहीं, मेरा नाम रिडलर है। और बैटमैन उसको समझाता है कि ये मुझे सब पता है कि ये सब नाटक है, इन सबको जाने दो और ये बंदूक फेंक दो। लेकिन रिडलर मानता नहीं, वो कहता नहीं मेरे लिए यही सच्चाई है, और वो उसके सामने बंदूक चला देता है और बैटमैन वहाँ खत्म हो जाता है। लेकिन एक चीज समझ में नहीं आती, जब वहाँ पे एल्फ्रेड ये स्पीच दे रहा होता है तो वहाँ पे ऑलरेडी जोकर बैठा होता है, लेकिन वहाँ पे बैटमैन जैसी एक परछाई होती है और किसी औरत के साथ वो बात कर रही होती है जो किसी को नहीं दिखता। और तब बैटमैन अब उस परछाई से पूछता है क्या मैं मर चुका हूँ या फिर ये एक नियर डेथ एक्सपीरियंस है। तो वो परछाई कहते हैं कि तुम मर चुके हो। और एक एक करके सभी विलन आते हैं और सब अपनी ऑबिचुरी बताते हैं कि कैसे बैटमैन मरा, और हर एक की कहानी में बैटमैन अलग तरीके से मरता है। उसे पता ही नहीं चलता कि ये सपना है या नियर डेथ एक्सपीरियंस है या मैं मर चुका हूँ, अपना फ्यूनरल खुद अटेंड कर रहा हूँ। जोकर भी अपनी कहानी खुद बताता है कि वो कैसे उसने बैटमैन को मारा। तो
अब बैटमैन की उस परछाई को समझ में नहीं आ रहा था कि एक्चुअल में हुआ क्या है मेरे साथ, और रॉबिन भी होता है, इवन रिजल गुल भी दिखाया है। देन सुपरमैन भी वहाँ पे ऑबिचुरी के लिए आता है और वो जो कहानी बताता है वो भी बिल्कुल अलग होती है। बैटमैन उस परछाई से पूछता है क्या मैं मर चुका हूँ, क्या ये आफ्टर लाइफ है या नियर डेथ एक्सपीरियंस, मुझे हो क्या रहा है, ये चीजें मुझे क्यों दिख रही हैं। तब वो परछाई थोड़ी क्लियर होती है और उसे दिखता है कि वो उसकी माँ उसे दिख रही होती है, मार्था। और बैटमैन उस परछाई से निकल के अपने बचपन में पहुंच जाता है जहाँ पे वो अपनी माँ के साथ एक बुक पढ़ रहा होता है और उस हर पन्ने पे कोई ना कोई बैटमैन का कैरेक्टर ही उसे दिखता है, उसका घर, उसकी बैट केव, उसके सारे विलन्स, उसकी सारी टीममेट्स, एल्फ्रेड, रॉबिन, गॉर्डन, जोकर, टू फेस, सभी को वो लास्ट टाइम अलविदा कहता है। और फिर उसे बैट सिग्नल दिखता है, बैट सिग्नल बड़ा होता जाता है और लास्ट में एक बच्चे का जन्म होता हुआ दिखाते हैं और वो बच्चा देते हैं मार्था को, यानी ब्रूस वेन का ही जन्म होते हुए दिखाते हैं और यहाँ पे कहानी खत्म हो जाती है। और इसका मतलब ये है कि इस कॉमिक्स के अंदर ये दिखाया गया है, जो मेरी समझ में आता है, कि ब्रूस वेन फिर से पैदा हुआ उसी लाइफ में, कि उसे सेम जिंदगी ही जीनी पड़ेगी। इस कॉमिक को तो देख के यही लगता है। आपको ये खुद पढ़नी चाहिए तो ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि बहुत सारी डिटेलें जो मैंने इसमें बताई नहीं है, क्योंकि अदरवाइज स्पॉइलर तो देखो हो ही गया है, लेकिन अगर आप फिर भी पढ़ना चाहते हो तो काफी सारी डिटेलें जो मैंने छोड़ दी हैं वो आप पढ़ सकते हो। अगर वो पढ़ोगे तो काफी मजा आएगा। ठीक है, ओके, बाय।